Let's start our topic or continue our topic, continue our chapter, that is the rise of nationalism in Europe, and the topic is the making of Germany and Italy. The making of Germany and Italy. Uh, the making of Germany and Italy, and our first topic, that is 4.1. Germany, can the army be the architect of nation? Germany, can the army be the architect of a nation? And 4.2, that is Italy unified. Italy unified. That after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. With democracy and revolution. 1848 के बाद यूरोप में, आफ्टर 1848, जो नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन. 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म का था, नेशनलिज्म थी, दैट इज डेमोक्रेसी. विद डेमोक्रेसी और जो रिवॉल्यूशन था वो क्या हुआ था, मतलब उनमें अलग हो रहे थे वो लोग. ठीक है. नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट. जो नेशनलिज्म इन यूरोप था वो दूर जा रहा था एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से, वो बिल्कुल दूर होता जा रहा था. एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन mobilized by conservatives. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. Political domination over Europe. Or nationalist sentiments were often mobilized by, क्या किया गया कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया, मोबिलाइज किया. किसने इस्तेमाल किया? कंजर्वेटिव्स ने यूज़ किया. मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का कंजर्वेटिव्स ने यूज़ किया. ठीक है. कंजर्वेटिव्स ने उसको यूज़ किया. क्यों यूज़ किया? जिससे कि वो कंजर्वेटिव प्रमोटिंग, मतलब स्टेट पावर और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप के लिए, मतलब राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए उसने, कंजर्वेटिव्स ने अक्सर क्या किया है? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया है. उसने अक्सर क्या किया है? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया है. एंड this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. Came to be unified as nation states. And this can be observed in the process. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. और इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली
यूनिफाइड होकर नेशन स्टेट्स बने, यूनिफाइड होकर नेशन स्टेट्स बने। एंड यूनिफाइड होकर नेशन स्टेट्स बने। दैट as you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. Governed by an elected parliament. अब जैसे आपने देखा है कि nationalist feelings were widespread. nationalist जो feeling थी वो widespread मतलब फैल गई थी, किसके मतलब मिडिल क्लास जर्मन्स में वो feelings आ गई थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशन मीन्स महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक मतलब गवर्न बाय एंड, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एज यू हैव सीन, जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो वाइड स्प्रेड हो गई थी मिडिल क्लास जर्मन में, मतलब मिडिल क्लास जर्मन में वाइड स्प्रेड हो गई थी। और हु इन 1948 को ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन। और 1848 में क्या हुआ, हु इन 1848 में क्या किया, वो ट्राई कर रहे थे कि वो यूनाइट करने की ट्राई कर रहे थे कि जो डिफरेंट रीजन थे जर्मन के, डिफरेंट रीजन्स को एक में यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन, एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे 1848 में। और किस में यूनाइट करते, इनटू अ नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। एंड नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसको गवर्न कौन करेगा, इलेक्टेड पार्लियामेंट्स गवर्न करेंगे, जिस पे कौन लोग राज करेंगे, जो गवर्न होंगे, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। And that this liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. And मगर द लिबरल इनिशिएटिव, जो लिबरल का जो इनिशिएटिव था वो क्या था, वो नेशन बिल्डिंग था। However, repressed by the combined force of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia. आप कह सकते हो, मगर ये जो
नेशन का जो निर्माण था वो क्या था, एक निर्माण की ये जो लिबरल ने इनिशिएटिव किया, लिबरल इनिशिएट टू नेशन बिल्डिंग वॉर, नेशन बिल्डिंग, और उसको किसने दबा दिया, रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स। मतलब ये जो नेशन बिल्डिंग का जो वर्क हो रहा था उसको रिप्रेस्ड कर दिया गया था, कंबाइंड मतलब उसको फोर्स करके दबा दिया गया, दैट इज फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री। मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर उसको रिप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया और रिप्रेस कर दबा दिया। और सपोर्टेड, उनका सपोर्ट किसने किया था, उनका सपोर्ट लैंड ओनर्स ने किया था, उनका सपोर्ट लैंड ओनर्स ने किया था, कॉल्ड जंकर, उनका सपोर्ट लैंड ओनर्स ने किया था, कॉल्ड जंकर, जंकर, उनको हम क्या कहते हैं, जंकर। और कहाँ के थे ये लैंड ओनर्स, प्रूशिया के थे। वो लैंड ओनर्स कहाँ के थे, वो लैंड ओनर्स प्रूशिया के लैंड ओनर्स थे। From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. From then on, Prussia leadership of the movement for national unification, और उसके पश्चात प्रूशिया ने, उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ भी प्रूशिया ने ही सपोर्ट किया, प्रूशिया के लैंड ओनर्स ने सपोर्ट किया था और उसने नेशन बिल्डिंग को दबा दिया, दैट इज मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर। और फिर प्रूशिया ने मतलब तो एक लीडरशिप मूवमेंट स्टार्ट किया था नेशन यूनिफिकेशन का, ठीक है, नेशन यूनिफिकेशन का मूवमेंट का नेतृत्व प्रूशिया ने संभाला। और इट्स चीफ मिनिस्टर, उसके जो चीफ मिनिस्टर थे, आप कह सकते हो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे या इस प्रोसेस के जनक थे, जिसने process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy, Prussian army and bureaucracy। और उनका जो मतलब सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, और इस प्रोसेस के जनक भी थे, जिसने प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की क्या ली थी, हेल्प ली थी, जिसने प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, मतलब 3 वॉर हुए, 3 वॉर्स हुए, 3 वॉर्स मतलब 7 सालों में 3 वॉर हुआ था, ठीक। एंड क्या हुआ था, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 7 सालों में 3 बार युद्ध हुआ। विद किस में, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस में, तीनों ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है, ended in Prussian victory and completed the process of unification, ended in Prussian victory and completed the process of unification। 7 ईयर्स में 3 बार युद्ध हुआ था, 3 बार, और उसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रूशिया जीत गई, और उसने फिर यूनिफिकेशन, ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन था नेशन बिल्डिंग का, उसने वो पूरा किया।
नेशनल यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसने वो क्या किया, पूरा किया। एंड इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग, जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग William I, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. जनवरी 1871 में दो प्रूशियन किंग थे। वर्सराय में एक सेरेमनी में प्रूशियन के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम कर दिया गया, जर्मन एम्पायर। या आप यू कैन से कि इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German Empire in a ceremony। वहाँ पे विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम किया गया, जर्मन का अंपायर बना दिया गया, मतलब जर्मन अंपायर, जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। और वो जो सेरेमनी हो रही थी, सेरेमनी वर्सराय में जो सेरेमनी हो रही थी वहां पर। एंड ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. And प्रूशिया 18 जनवरी 1871 की जो कोल्ड मॉर्निंग थी, बहुत ठंडी थी, बेहद ठंडी थी, ठीक है। और बिटरली कोल्ड मॉर्निंग था 18 जनवरी 1871 में। और एन असेंबली, यू कैन से एन असेंबली, एक असेंबली कॉम्प्राइजिंग, अब जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव, देखो जर्मन इसमें क्या था, एन असेंबली हो रही थी। और असेंबली किस किस के बीच में हो रही थी, दैट इज प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स, और इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स में इंक्लूड कौन थे, चीफ मिनिस्टर इंक्लूड थे, दैट इज ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वहाँ गैदर्ड इन द, मतलब इतनी ठंडी में, हॉल्स ऑफ द मिरर, इतनी ज्यादा ठंडी में क्या हो रहा था, बेहद ठंडे, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स में, मतलब शीश महल आप कह सकते हो, बेहद ज्यादा ठंड में हॉल ऑफ मिरर्स में ये मीटिंग हो रही थी। एंड ये मीटिंग की जा रही थी, ठीक है, ये मीटिंग हुई। और सभा ने प्रूशिया के काइजर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में एक जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। और उस मीटिंग में क्या हुआ था, टू प्रोक्लेम, मतलब प्रोक्लेम किया गया किसको, न्यू जर्मन एम्पायर को, प्रोक्लेम किया गया न्यू जर्मन एम्पायर को, हेडेड बाय केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया,
दैट इज आप प्रोक्लेम किया गया था न्यू जर्मन एम्पायर किसके हेड में, केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया के हेड में। आप कह सकते हो उनको प्रोक्लेम किया गया था और जर्मन का एम्पायर सौंप दिया गया था विलियम फर्स्ट को। एंड दैट the new state the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. And जर्मनी में क्या हुआ था, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में, जर्मनी में नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में प्रूशिया स्टेट की नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था वो जर्मनी में हो रहा था और हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दी डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन, और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर को। ठीक है, आप कह सकते हो जो जर्मनी में ये जो नेशन बिल्डिंग हो रही थी, ये जो प्रोसेस हो रहा था, इसमें प्रूशिया स्टेट की शक्ति के, जो प्रूशिया स्टेट की जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसके मतलब उसको वो दर्शाता था, दिखाता था। एंड the new state placed a strong emphasis, the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany, The new state placed a strong emphasis on, जो न्यू स्टेट ने जर्मनी मतलब न्यू स्टेट एक एम्फेसिस कर रही थी, आप कह सकते हो कि न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो न्यू स्टेट थी वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर रही थी मॉडर्नाइजिंग में, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर रही थी मतलब स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर रही थी, जोर दे रही थी मॉडर्नाइजिंग में। और कौन से मॉडर्नाइजिंग में, दैट इज द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी, में। एंड Prussian methods and practices often became a model for the rest of the Germany. क्या हुआ था, जो प्रूशियन मेजर्स थे, प्रूशियन के जो मेजर्स थे, वो प्रूशियन ने जो मेजर्स लिए थे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो उसकी कार्रवाई थी, बाकी मतलब जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल का काम करती थी, मतलब रेस्ट ऑफ दी जर्मनी के लिए अक्सर क्या होता था, वो एक मॉडल का काम करती थी, वो एक मॉडल का वर्क करती थी। एंड जुडिशियल सिस्टम से कह सकते हो जो नया राज्य था जर्मनी में की मुद्रा, जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग, लॉ, लीगल एंड जुडिशियली सिस्टम
सिस्टम इन जर्मनी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, उसके मॉडर्नाइजिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। और प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन, ये एक मॉडल हो गया था, मतलब वो रेस्ट ऑफ दी जर्मनी के लिए वो हमेशा प्रूशियन के मॉडल्स को फॉलो करती थी। ठीक है, मतलब जो प्रूशिया है हमेशा मेजर्स और प्रैक्टिसेस मतलब कार्रवाई करती थी, और जो जर्मनी है वो अक्सर उसको एक मॉडल मतलब जर्मनी के जो अदर पार्ट्स भी थे वो उसको एक मॉडल के रूप में फॉलो करते थे, वो उसको एक मॉडल के रूप में फॉलो करते थे। And figure 11, that is the proclamation of the German Empire in the Hall of Mirrors at Versailles. Anton von Werner, एंटन वॉन वर्नर की कृति वर्सराय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा, जब जर्मन अंपायर के को प्रोक्लेम किया जा रहा था, दैट एट दी सेंटर स्टैंड दी केसर, जो बीच में है वो काइजर है, ठीक है, एंड बीच में जो है वो काइजर है, एंड द चीफ कमांडर ऑफ द प्रूशियन आर्मी, ठीक है, और चीफ कमांडर ऑफ द प्रूशियन आर्मी कौन है? जनरल वॉन रून है, जनरल वॉन रून है। एंड उनके पास कौन है? नियर देम इज बिस्मार्क खड़े हैं, नियर देम इज बिस्मार्क, और दी मोन्यूमेंटल वर्क, ये जो मोन्यूमेंटल वर्क है ये क्या है? was completed and presented by the artist to Bismarck on the later 70th birthday in 1885। और आप इस फोटो के बीच में, आप बीच में काइजर है, बीच में काइजर, और उसके बाद प्रूशियन आर्मी है, प्रूशियन आर्मी के मतलब चीफ कमांडर ऑफ प्रूशियन आर्मी है, जनरल वॉन रून खड़े हैं, और उनके पास बिस्मार्क है, और इतनी बड़ी सी मतलब मोनूमेंटल वर्क में 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर कुछ चित्र ने किसी को चित्रकार ने मतलब पेंटर ने क्या किया, इन 1885 में बिस्मार्क के 70 बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया गया। That our next topic, that is Italy unified. Italy unified. Italy unified. Like Germany, Italy too has a long history of political fragmentation. मतलब जर्मनी की तरह इटली की भी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, उसकी भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है, एक लंबा इतिहास है हिस्ट्री का भी। एंड Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. Multinational Habsburg Empire. That Italians were scattered Italians were scattered
Italians were scattered over several dynastic states, as well as the multinational Habsburg Empire, इटली क्या था, जो इटालियन थी वो स्कैटर्ड थी, मतलब बटी हुई थी ओवर सर्वल डायनेस्टिक में, ठीक है, काफी इटली अनेक, जो इटालियन थे वो स्कैटर्ड थे, और किस चीज में स्कैटर्ड थे, ओवर सर्वल डायनेस्टिक स्टेट्स में स्कैटर्ड थे, ओवर सर्वल डायनेस्टिक स्टेट्स में, और एज वेल एज दी मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में डिवाइड थे, मतलब बिखरे हुए थे, ठीक है। दो चीज थे, डायनेस्टिक स्टेट और एज वेल एज दी मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, dynastic state and as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. और मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में इटली को डिवाइड किया गया 7 स्टेट्स में, of which only one, नाइनटीन सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड थी, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house, and that मिड 19th सेंचुरी में इटली डिवाइड थी 7 स्टेट्स में, और उन सब मतलब ओनली वन, एक ही सार्डिनिया पिडमोंट में एक इटालियन वो मतलब कि ओनली वन, इन सब में ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन, मतलब उसी ने रूल किया था एक इटालियन प्रिंसली हाउस पर, शासन था, मतलब इसी का क्या था, शासन था, इसी ने रूल किया था, इसी का शासन था और इसी ने रूल किया था। एंड इसी का शासन था और इसी ने रूल किया था, दैट इज द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ था वो किसके अंडर में था, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, जो नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, और जो सेंटर था वो कौन रूल कर रहा था, सेंटर पर पोप का शासन था, ठीक है, सेंटर पर कौन रूल कर रहा था, पोप कर रहा था रूल, एंड southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain, और देखो जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, जो सेंटर था उस पे पॉप रूल कर रही थी, और जो सदर्न रीजन था वो किसके डोमिनेशन के अंडर में था, बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में था। और and that even the Italian language had not acquired one common form, or even the Italian language had not
many and still had many regional and local variations. Regional and local variations. That इटालियन लैंग्वेज और इटालियन लैंग्वेज ने भी जो इवन जो इटालियन लैंग्वेज है उसने भी पूरी जगह एक्वायर्ड नहीं किया था अपना प्लेस, वन कॉमन फॉर्म नहीं किया था और अभी तक उसके मतलब स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन और अभी भी पूरी तरह से इटालियन लैंग्वेज पूरी जगह नहीं फैला था और अभी भी वहाँ पे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे और अभी भी वहाँ पर रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। And during the 1830s, during the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic, and 1830 के मतलब ड्यूरिंग द 1830s में क्या था, ये जूसेप्पे मैक्सिनी ने क्या किया था, had sought to put together a coherent program for a unitary Indian republic। उन्होंने यूनिटरी इंडियन रिपब्लिक के लिए एक कोहेरेंट मतलब सुविचारित प्रोग्राम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। एंड then he had also formed a secret society called Young Italy। और मतलब आप कह सकते हो पुट टुगेदर कोहेरेंट एक प्रोग्राम किया गया था यूनिटरी इंडियन रिपब्लिक के लिए और उसने अपने he had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। और आप कह सकते हो कि उसने अपने एम्स के उसने एक फॉर्म मतलब एक सीक्रेट उसने क्या किया था, उसने एक फॉर्म मतलब ये ऑल्सो फॉर्म द सीक्रेट, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया था। दैट इज कॉल्ड, जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसे क्या कहा गया, यंग इटली कहा गया था। जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसे यंग इटली कहा गया था फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने गोल को पूरा करने के लिए उसने ये काम किया था। मतलब उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने अपने लिए ये किया था। एंड 1831 the failure of revolutionary upbringings both in 1831 and 1848 meant that the mental load fell on Sarnia, Piedmont under the failure of the revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mental now fell on Sardinia, Piedmont,
Sardinia, Piedmont, and Sardinia, Piedmont, under its ruler king Victor Emmanuel II, to unify the Italian state through war. That is 1831 and 1848 में the failure of revolutionary uprising, जो फेलियर हो गया था रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग जो फेलियर हो गया था वो थे 1831 और 1848 में, meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont under the ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. और 1831 and 1848 1831 और 1848 में जो फेलियर हुआ था फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग, अब जो क्रांतिकारी विद्रोह जो फेलियर हुआ था, दैट इज युद्ध के जरिए क्या किया गया था। 1831 से 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता थी, युद्ध के जरिए इटालियन स्टेट को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल II पर आ गए। ठीक है, ये जो फेलियर हुआ था रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग वो 1831 एंड 1841 में मेन था कि मेंटल नाउ फेल, मतलब अब इनको एकजुट करने के लिए सर्बिया पिडमोंट अंडर एक रूलर किंग थे विक्टर एमैनुएल II को क्या कहा गया कि वो यूनिफाई कर इटालियन स्टेट्स को, इस वॉर में इटालियन स्टेट्स को एकजुट करें। ठीक है, 1831 और 1848 के जो फेलियर था उससे मतलब जो युद्ध के जरिए ही आप इटालियन राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर थे विक्टर एमैनुएल II पर आ गए, एंड दैट in the eyes of the ruling elite of this region, in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. Economic development and political dominance. Economic development and political dominance. अब ये क्या था कि that is in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. और इस क्षेत्र के जो रूलर्स थे वो एलाइट
ये था कि मतलब रूलिंग अलाइड्स की जो नज़रों में ये जो रीजन था, मतलब एक यूनिफाइड इटली क्या ऑफर करता था। अगर हम देखें कि इन द आइज ऑफ रूलिंग अलाइड्स का इस रीजन के लिए, रूलिंग अलाइड्स ऑफ दिस रीजन मतलब यूनिफाइड इटली ऑफर करता था, ऑफर देम मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ, ऑफर नहीं करता था, एक पॉसिबिलिटी देता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस देता था, इटली ऑफर करता था that and चीफ मिनिस्टर काफूर, चीफ मिनिस्टर काबूल who led the movement to unify the region of Italy was neither a revolutionary nor a democrat, neither a revolutionary nor a democrat, and that चीफ मिनिस्टर काबूल जिसने इटली के एरियाज को, इटली के रीजन्स को, चीफ मिनिस्टर काबूल हु लेड दी मतलब जो वो लीड कर रहा था मूवमेंट को टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है, एकीकृत करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए उसने आंदोलन या मूवमेंट को लेड किया, ना तो लेड किया, और वॉज नाइदर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ना तो एक रिवॉल्यूशनरी था और ना ही एक डेमोक्रेट में विश्वास रखने वाला था, ना ही एक रिवॉल्यूशनरी था और ना ही एक डेमोक्रेट पर विश्वास रखने वाला था। And जो चीफ मिनिस्टर काबूल थे वो मतलब लीड कर रहे थे एक मूवमेंट को, वो यूनिफाई करना चाहते थे, यूनाइट में लाना चाहते थे सारे रीजन्स ऑफ इटली को, वो ना तो एक रिवॉल्यूशनरी थे नॉर अ डेमोक्रेट, एंड लाइक मैनी अदर wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. और many other जो wealthy और educated members थे, मतलब wealthy and educated जो members थे Italian elite के, वो क्या करते थे, he spoke French, वो spoke करते थे French much better than he did Italian. And इटालियन एलाइट के मतलब जितने भी वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे, मेंबर्स की तरह वो इटालियन भाषा से कई बेहतर मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते। थ्रू अ सक्सेसफुल diplomatic alliance with France engineered by Cafour, Sarnia-Piedmont. Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cafour, Sarnia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859.
1859। और 1859 में क्या हुआ था, फ्रांस से साइबिया पिडमोंट की एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ था, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ था विद फ्रांस इंजीनियर, विद फ्रांस के इंजीनियर से, दैट इज कार्फो, ठीक है। सर्बिया पिडमोंट सक्सीडेड, सर्बिया पिडमोंट सक्सीड हो गए थे किसको डिफीट करने में, ऑस्ट्रियन को, ऑस्ट्रियन फोर्सेस, डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था। एंड थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक में क्या हुआ था, आप कह सकते हो फ्रांस से सर्बिया पिडमोंट की एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक ट्रीटी हुई थी, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ था दोनों के बीच में, और जिसके पीछे कार्फो का हाथ था, जिसके पीछे कार्फो का हाथ था, ठीक है। उसने क्या किया था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था, जिसके पीछे कार्फो का हाथ था, और सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। एंड apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of the Giuseppe Garibaldi joined the fray. And in 1860 they marched into South Italy and the Kingdom of Two Slices and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive off the Spanish rulers. अब क्या था, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स के अलावा जोसेफे गैरिबाल्डी के रेगुलर ट्रूप्स के अलावा लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप, उन्होंने ज्वाइन किया फ्रे को, ठीक है, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और मतलब आप कह सकते हैं दैट रेगुलर ट्रूप्स के अलावा लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स ने अंडर द लीडरशिप, और इनके अंडर में लीडरशिप में जोसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, मतलब जितने लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स इनके अंडर में थे, उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, इनके अंडर में थे, और उन सब ने क्या किया था, युद्ध में हिस्सा लिया था। एंड क्या लिखा था, दैट इज टैक्टफुल में डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859 में, ऑस्ट्रेलियन बलों को हरा 1859 ये
गया था, अपार्ट हो गया था, हाँ। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली। 1860 में वो कहाँ पे मार्च करके गए थे? साउथ इटली में वो मार्च करके गए थे। एंड द किंगडम ऑफ द टू स्लाइसेस हैड, दैट इज 1860 में 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two slices and succeeded in winning the support of the local peasants. Work in order to provide 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली, 1860 में वो मार्च कर गए साउथ इटली में, और जो किंगडम थी, किंगडम ऑफ द टू स्लाइसेस की जो किंगडम थी, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट, मतलब वो लोग सक्सीड हो गए थे लोकल पीसेंट्स के सपोर्ट को जीतने में। इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। एंड 1860 में वे साउथ इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, ठीक है। 1860 में वो साउथ इटली और दो सिसिलियों के राज्य में वो स्टेट में क्या हुआ? एंट्री कर गए, और स्पेनी रूलर को हटाने के लिए लोकल पीसेंट्स का समर्थन पाने में सफल रहे, और जो स्पेनी शासकों को, जो स्पेनिश वहाँ के जो स्पेन के जो रूलर थे उनको हटाने में वहाँ के लोकल पीसेंट्स ने भी उनका सपोर्ट किया। स्पेनिश के रूलर्स को हटाने में। एंड इन 1861 में क्या हुआ था? दैट 1861 Victor Emmanuel second was proclaimed king of United Italy, और 1861 में एमनुअल सेकेंड को फिर से प्रोक्लेम किया जा रहा था, दैट इटली का राजा घोषित किया गया। प्रोक्लेम क्या किया गया? उसे यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। However, much of the Italian population among whose rate of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. अब क्या था? दैट इटली के जो लार्ज नंबर ऑफ जो सिटीजन थे जिनमें इलिटरेशन काफी ऊंची थी, वहाँ पे इलिटरेट पीपल बहुत ज़्यादा थे, और अभी भी वहाँ पे कंजर्वेटिव लिबरल, आप कह सकते हो कि इटली में इटालियन पॉपुलेशन, मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन क्या थी? उनमें से जो रेट ऑफ इलिटरेसी था वो बहुत ही हाई था, और रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर, और वो लोग ब्लिसफुली मतलब अनअवेयर थे किस चीज़ से? लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से, लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से वो अनअवेयर थे। The peasant masses who had supported Garibaldi, the peasant masses who had supported the Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Tattaglia was Victor Emmanuel's wife. And आप कह सकते हो कि साउथ इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबाल्डी को सपोर्ट दिया था, उन्होंने इटलिया के बारे में कभी नहीं सुना था, और वे मानते थे कि जो ला टालिया
विक्टर एमनुएल की पत्नी है। ला टालिया विक्टर एमनुएल की पत्नी है एंड विक्टर एमनुएल की वाइफ है। That are 14a figure 14a that is showing that Italian state before unification 1848, मतलब यूनिफिकेशन से पहले ये जो इटली का जो राज्य था वो ऐसे दिखता था। एंड 14b इटली जब यहाँ पे यूनिफिकेशन हो गई तब ये ऐसा दिख रहा है। आफ्टर यूनिफिकेशन the map shows the year in which different regions became part of unified Italy, और मैप में दिखा रहा है कि किस ईयर में मतलब which different region became part of the unified Italy. The map shows the year in which different regions become, ये ईयर शो कर रहा है जिसमें ये जो डिफरेंट रीजन्स है वो यूनिफाइड इटली के पार्ट कब बने हैं, यूनिफाइड इटली के पार्ट कब बने हैं। एंड